नहीं तो फिर रायता फैल जाता। हाँ जी। सीआर क्या होता है? ग्रेट प्रोलिटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन अभी आएगा, सब डिटेल में समझाऊंगा। ये एक प्रोग्राम था, ठीक है, पढ़ने के बाद नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो भाई, पिछली क्लास के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे बातें नहीं, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं चाइना को, क्योंकि इस चैप्टर में अगर कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो है चाइना, ठीक है। आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे सब जने, कोई इसमें रुकने की बात नहीं है, लिखते चलेंगे, ठीक है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना was established in 1949। 1949, ठीक है जी। बातें नहीं गर्ल्स, दुनिया की क्षेत्रफल के मामले में तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है ये। पहले पर हो गया कनाडा, रशिया, फिर चाइना आ जाएगा, ठीक है जी। चाइना की जो करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.5%, 0.5%, ठीक है। 1958 में सबसे बड़ा जो इनकी इकॉनमी के लिए एक कंसेप्ट था वो अप्लाई हुआ। हेडिंग है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है जी। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषयों में से एक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जैसे ही भारत ने अपना सेकंड 5 ईयर प्लान लॉन्च करा, सेकंड 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1956, जिसका पर्पस क्या था? वेरी नाइस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जय तो सच में पढ़ने लग गया यार, ठीक है, डन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जैसे ही चाइना को दिखा यार इंडिया इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, उस इंडिया को ना हिंट आउट हो गया कि भैया अगर एम्प्लॉयमेंट को और अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इंडस्ट्रीज को इन्हेंस करना पड़ेगा। अगले ही मोमेंट में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग, ठीक है जी,
इस पर्सन ने, ये प्रेसिडेंट है, बड़ा ही कहते हैं ना टिपिकल माइंडसेट का प्रेसिडेंट माना जाता है इसको, ठीक है। तो इसने क्या करा भैया कि हमें भी ना अपनी कंट्री के अंदर ना लोगों को इंकरेज करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए इंकरेज करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। यार इसकी फोटो तो दिखाऊं तुम्हारे को, इतना प्यारा आदमी, माओ जेडोंग। आ गया, देखो कितना हैंडसम है। नहीं, इसकी हैंडसमनेस की जो मिसालें दी जाती हैं, ये सोचो फोटो में इतना खूबसूरत लग रहा है। यार मर गए, धमकी तो अभी वाले को दी है मैंने, डाल दी भाई। क्या? बस अब उसमें से कोई एडिट ना कर दे उसको, मुझे यही भरोसा था तेरे पे कि तू ही करेगा काम। इस पे माला और चढ़ाने बाकी रह गया, ऐसा लग रहा है माला नहीं चढ़ जाती किसी की, और ये ऐसा लग रहा है। घर में नहीं होते हमारे बड़ा बुजुर्ग है ना, दीवार पे टंगा हुआ है माला और चढ़ा है। डन। फ्लावर्स यार मेरे से बनेंगे नहीं। चलिए, माओ जेडोंग ने क्या करा? माओ जेडोंग ने क्या करा कि भैया लोगों को बोला कि आपको अपने घर के बैकयार्ड्स में, कहां पर? बैकयार्ड्स में, चाहे छोटी से छोटी इंडस्ट्री लगानी पड़े, चाहे छोटी से छोटी इंडस्ट्री लगानी पड़े, आपको वो सेटअप बिठाना है। अगर इस बात को आज इसकी इंपॉर्टेंस समझी जाए तो ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि चाइना, कोई भी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, छोटी से छोटी कोई चिप भी बन रही है ना सर, जैसे ये है, अगर आप इसको खोल के देखोगे जो अंदर का इसका मदरबोर्ड होता है ना, ठीक है ना, वो कहां से बनकर आया हुआ है? चाइना से बनकर आया हुआ है। मोबाइल है सर, अंदर की जो इसकी प्लेट होती है ग्रीन सी, आपने देखी होगी प्लेट जो बनकर आती है, मदरबोर्ड ही कहते हैं जर्नलिस्ट को, कहां से बनकर आया हुआ है? चाइना से बनकर आया हुआ है। मेरा कहने का सेंस क्या है कि चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो था वो एक ऐसा कंसेप्ट था जिसने चाइनीज इंडस्ट्री को ना, या चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पर रिवाइव करा। बहुत बड़े लेवल पर क्या करा? रिवाइव करा। और चाइनीज इकोनॉमी को क्या करने में हेल्प करी? मॉडर्नाइजेशन। कहां बैठी है मक्खी? ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दिया, और मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या करा? किसको बढ़ावा दिया? इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। चले जाओ यार, चले जाओ प्लीज। किसको बढ़ावा दिया? इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। तो चलिए प्लीज हेडिंग डाली, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसके लिए लिखे जरा। इन 1958 जी भाई, बस उसके बाद जाऊंगा अभी हल्दीराम को। हाँ मैं भेज रहा हूँ। इन 1958 माओ जेडोंग initiated a campaign name as Great Leap Forward. Great Leap Forward
to modernize Chinese economy, to modernize Chinese economy. ठीक है, डन. एक लाइन का गैप देके अब जो लाइन में बोल रहा हूं, जो पॉइंट में बोल रहा हूं, वो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे सब जगह. ठीक है. द एम ऑफ दिस कैंपेन वाज, यहां से लाइन हाईलाइट होनी चाहिए भाई. द एम ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रांसफॉर्म agrarian economy into a modern economy, through the process of rapid industrialization. हाँ जी भाई, हाँ अभी बस इस क्लास में ही हूँ मैं, बस 6 बजे तक की, उसके बाद मैं अच्छा याद आ गया आपको. हेलो. हाँ, मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला है, आज थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना. डन. अगला पॉइंट लिखो. अंडर दिस प्रोग्राम people were encouraged to set up industries in their backyards. ये लाइन पेपर में अगर आपको दिखे तो वो हो सकता है आपसे पूछे कि ये कौन से कैंपेन की बात की जा रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन से कैंपेन की बात की जा रही है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात की जा रही है. ठीक है जी, डन. अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा. एक लाइन का गैप देके लिखिए. तीसरा पॉइंट जो उसका मेन पॉइंट रहेगा. इन रूरल एरियाज commune were started. कम्यून का मतलब होता है जोड़ देना. कम्यून का मतलब क्या होता है, जोड़ देना. अब इसको पहले पूरे सेंटेंस को पूरा करने से पहले हिंट आउट कर देता हूं कि जो अलग अलग लोग खेती बाड़ी कर रहे थे ना, उनको बोला गया भैया एक ही जगह करो. क्या इंडिया में भी ऐसा कोई कंसेप्ट हुआ था? क्या हुआ था? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. याद है? कंसोलिडेशन ऑफ
लैंड होल्डिंग, जिनके पास छोटी छोटी टुकड़ों में जमीन थी उनको एक ही जगह जमीन दे दी गई। कुछ ऐसा ही सिस्टम ये हुआ। और आप लोग डेटा सुन के हैरान हो जाएंगे, लगभग 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने कम्यून को ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के अंदर जोड़ा गया, तो आंसर इज 26,000। कितने कम्यून को जोड़ा गया? 26,000। तो भी लिखवाऊंगा और डेटा भी। तो सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। हमने क्या बोला? इन रूरल एरियाज कम्यून वर स्टार्टेड, ठीक है, फुल स्टॉप। कम्यून इज अ सिस्टम, कम्यून इज अ सिस्टम of collective farming, of collective farming, collective farming under which people were made to cultivate, farm land in China। ठीक है जी, डन, ठीक, फुल स्टॉप। आखिरी लाइन, इन 1958 26,000 in 1958 26,000 commune covering 26,000 commune covering all the farm population, ठीक है, डन, ठीक है जी, करेक्ट। ये समझ में आया? अब एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो एक्सप्लेन क्या करेंगे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ऐसा कैंपेन है जो किसके द्वारा चलाया गया? माओ जेडोंग के द्वारा चलाया गया, जिसका पर्पस क्या था? ट्रांसफॉर्म करना। क्या करना? देखो सेकंड पॉइंट देखो, जो हमने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, पढ़ो उसको समझने। हरमन सेकंड पॉइंट को पढ़ो, क्या लिखा है जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ना? हाँ, ट्रांसफॉर्म करना एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी, करेक्ट है। उसके लिए क्या किया गया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। क्या किया गया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या सजेशन दिया गया कि कहां पर क्या कहते हैं अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं आप अपने घर के बैकयार्ड्स में, और साथ ही साथ रूरल एरियाज में कम्यून जैसे कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। और लगभग कितने कम्यून बनाए गए? 26,000। ये है 3 मार्क्स के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में। याद रहेगा? माओ जेडोंग भी याद रहेगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का नाम आ जाए तो ध्यान रखना माओ जेडोंग। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास बातें मत करो, इतनी अर्जेंट नहीं है बातें। तेरे को मैंने कहा है आगे आके बैठा कर तू। GPCR, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन। अब इसको कंसेप्ट को जरा समझिए। 1965 में कोशिश की गई, ठीक है, इस कैंपेन की अगर स्टार्टिंग देखोगे तो 1965 में रखी गई। और ये कैंपेन का जो असली टाइम पीरियड है 1966 से 1976, लगभग कितने सालों तक चला? अब हुआ क्या, इसमें क्या किया गया? स्टूडेंट्स को ना
कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया कि भैया जाओ आप देखो कंट्री के अंदर अलग अलग जगहों पे क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे कि हम लोग चीज़ों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सके। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगी ना उसके लिए हम तुम्हारे को प्रोवाइड करा रहे हैं क्या, रशिया से कई सारे प्रोफेशनल्स, इसमें आप लोग ये मान के चलिए कई सारे टीचर्स थे, कई सारे प्रोफेसर थे, लेक्चरर हो गए, ठीक है, बड़े बड़े जो एक तरीके से कहते हैं ना इकोनॉमिस्ट बोल लो, वो सब इसके अंदर थे। कोशिश की गई कि स्टूडेंट्स को जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसके बारे में समझाया जाए, सिखाया जाए, और साथ ही साथ इसमें कोशिश की गई कि चाइना के कल्चर को बदला जाए, चाइना के कल्चर को बदला जाए। कहानी को मतलब इस सिचुएशन को कंप्लीट करेंगे, अटेंडेंस कवर कर दो तुम तक। ये एब्सेंट है प्रियांशु, हाँ जी, एब्सेंट, ओ मन मर्जी की मालकिन है वो। एब्सेंट, बातें नहीं, एब्सेंट, ठीक है, प्लीज हाँ जी। तो स्टूडेंट्स को भेजा गया और कहा गया कि आप लोग सीखें इन सब चीजों से कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है, एक तरीके से उनकी लर्निंग को बढ़ाने की बात की गई। साथ ही साथ यहां पे नोटिस करो क्या है, कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें ना एक गलत स्टेप हो गया माओ से। माओ ने क्या करा कि चाइना के कल्चर को बदलने की बात की गई, और अगर आप किसी कंट्री की रूट को बदलने की कोशिश करोगे ना, चाहे आप कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, तो कोई ना आपके खिलाफ खड़ा होगा, और जब वो खड़ा होगा ना तो बाकी सारे ना उसको अपना एक ना मसीहा समझने लगेंगे। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए आज बीजेपी हमारी कंट्री में चाहे कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन अगर बीजेपी हमारे कल्चर को या हमारे जो ट्रेडिशंस है उसको पूरा बदलने की कोशिश करेगी ना, तो बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में ना बीजेपी इसका फायदा ले गई। अगर हम देखें, कांग्रेस ने कभी हमारे कल्चर को ना बेहतर करने की कोशिश करी नहीं। आप पॉइंट को समझिएगा, कांग्रेस ने कभी, वैसे तो हमारा कोई पॉइंट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट में आ रहा है तो मैं उसको इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कांग्रेस ने ना कभी भी ना इंडिया के ना कल्चर को ना, चाहे वो हिंदुज्म हो या पुरानी चीजें हो, ठीक है, उसको ना इनिशिएट करने की कोशिश नहीं की गई। डन, बीजेपी ने आके कर दिए, और लोगों ने ना बीजेपी के साथ में कनेक्शन बना लिया अपना। क्या बना लिया? कनेक्शन। अब बीजेपी चाहे कितना गंदा परफॉर्म करे, बीजेपी चाहे जितना बड़ा करप्शन कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा। लोग कहेंगे अरे, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनना हो, हरियाणा में गवर्नमेंट बनना हो, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बनना हो, यहां पे लोग बीजेपी की परफॉर्मेंस से कम उसके साथ ना साइकोलॉजिकली ज्यादा अटैच हो रखे हैं। कैसे अटैच हो रखे हैं? साइकोलॉजिकली। मैं यहां पे आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे बीजेपी आज कितनी स्ट्रांग हो जाए, अगर वो हिंदुइज्म के खिलाफ जाएगी, इंडिया के कल्चर के खिलाफ जाएगी और कहेगी इंडिया के कल्चर को पूरा बदलो, तो बहुत ज्यादा कलेश हो जाएंगे। और माओ ने गलती करी, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई सर। तो एक बार थोड़ा सा आपको वो भी एक चीज फील करनी पड़ेगी कि क्या एग्जैक्टली हुआ था।
देखते हैं यहाँ पे किसी ने अगर कुछ डाल रखा हो ना। देखो वैसे तो उन्होंने बेसिक शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन मैं जो चीज ढूंढ रहा था वो ये थी कि कितने लोगों की इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कैंपेन में डेथ हो गई। नाना करते हुए जो आंकड़े हैं वो 30 लाख के आसपास है। अगर ये डेटा सच हुआ ना तो जेन्युइनली बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है ना। एक बार जरा इसको पढ़ लेते हैं कि जो चाइनीज ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने सबसे पहले तो क्या खोया, अपना ट्रस्ट खोया पब्लिक के बीच में। द कल्चरल रेवोल्यूशन मेड दैम रियलाइज दैट इफ पीपल हैड पावर, अगर लोगों के हाथ में पावर आ जाए, या लोगों को, अब जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, याद है ना बांग्लादेश में क्या हुआ था, पूरी पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया सर, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। याद है भी, तो ये 6 महीने पहले की पुरानी बात है, मैंने स्टेटस में भी लगाई थी, ठीक है। दे वुड बी हैंग ऑल दो दे माइट नॉट हैव डन एनीथिंग। अगर भैया उनके हाथ में पावर आ गई ना तो वो कहीं ना लटका देंगे, ठीक है, चीजों को। इफ वी हैंड ओवर पावर टू द स्टूडेंट्स, द टीचर्स विल बी फर्स्ट टू बी अटैक। अगर हम जैसे इसने एग्जाम्पल की तरह समझाया कि अगर स्टूडेंट्स को पावर मिल जाए तो सबसे पहले वो किसको मारेंगे, टीचर को मारेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बंदा हमारे लिए परेशान करके रख रखा है इसने, ठीक है ना। अब देखो पीछे से नाम आ रहा है, गौरव सर को मारेंगे। तो ये सब बातें मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, बस ऊपर से बोल रहा हूँ यार, ठीक है ना। देन सेकंड, वी हैव लॉस्ट अ जनरेशन पार्टिसिपेट इन द कल्चरल रेवोल्यूशन अटैकिंग देयर टीचर। क्या है यार, बातें नहीं बच्चों। पार्टिसिपेट इन द कल्चरल रेवोल्यूशन अटैकिंग, थोड़ा पीछे के बैठो, उधर और तू पीछे, तू ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है आज। पार्टिसिपेट इन द कल्चरल रेवोल्यूशन अटैकिंग देयर टीचर, फ्रेंड्स, इवन फैमिली मेंबर। तो कहीं ना कहीं क्या है, इस कंसेप्ट ने क्या करा कि लोगों के बीच में ना एक तरीके से लोगों को बांट दिया, और लोगों ने ना आपस में ही कंफ्लिक्ट क्रिएट करने शुरू कर दिए। बट इस पूरे कैंपेन का खात्मा कब हुआ, जब किसकी मृत्यु हुई, माओ की। लोगों से ही, लोगों के लिए उसने जो भी वही चीज अपनाने की कोशिश करी, और लोगों ने इसको खत्म कर दिया इस पूरे कंसेप्ट के अंदर, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो अब इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, वो लिख लेते हैं। टाइम पीरियड इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है, प्लीज। In 1965, Mao Zedong introduced the Great Proletarian Cultural Revolution। टाइम पीरियड इसका क्या रहेगा भाई, बोर्ड पर देखो, ये 10 साल, ठीक है, 66 से 76, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट student and professionals were sent to work and learn them नहीं आएगा, learn from the countryside, ठीक है, learn from countryside, डन। अच्छा, इसमें जो प्रोफेशनल्स आया हुआ ना, ये कहां से बुलाए गए थे, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ सर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं, सुनो भाई। आपको याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था 1971 के अंदर इंडिया वर्सेस पाक की वार हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से कौन सा हिस्सा अलग कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज आप किस नाम से बुलाते हो, बांग्लादेश।
और जब 1971 की वॉर चल रही थी ना इंडिया और पाकिस्तान की, तो पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ था, पूरा वर्ल्ड, चाइना, यूएसए, कनाडा, यूके, सब पाकिस्तान की तरफ थे। सिर्फ इकलौता देश ऐसा था रशिया जो भारत की तरफ था। और अगर आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो ये लगा लो कि रशिया ने ना स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दी थी कि अगर तुम में से किसी ने अमेरिका को, चाइना को, यूके को, ये सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी, आप जाके चेक करिएगा, तुम में से किसी ने भी एक भी मिसाइल इंडिया की तरफ गिराई ना, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट अटैक ऑन रशिया। इट विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट अटैक ऑन रशिया। और आप विश्वास मानेंगे, रातों रात रशिया ने ना एक ना जो बहुत बड़ा जहाज होता है ना, मेरे को पता नहीं उसको नेवी की लैंग्वेज में या आर्मी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंडिया की तरफ रवाना कर दिया, जो कि रशिया और यूएसए के जहाज़ों को, यूके के जहाज़ों को रोकने के लिए काफ़ी था। और जैसे ही रशिया ने ये अनाउंसमेंट पास करी कि अगर तुमने एक भी गोली चलाई, कुछ भी हुआ, 2 देशों की लड़ाई है, उन 2 देशों को निपटने दो, तुम ज़्यादा ना बिन पेंदी के लोटे बनो मत, ठीक है कि नहीं। आप विश्वास मानिए, पढ़िएगा जरूर, उल्टे पैर अमेरिका वापस, उल्टे पैर यूके वापस। अमेरिका बिन पेंदी का लोटा, जैसे मैं हर अपने लेक्चर में बोलता हूँ। अभी देखा ना, यूक्रेन को पिलवा दिया इसने, यूक्रेन को बोला चल 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 मैं तेरे साथ हूँ, चल नाटो में आ जा तू नाटो में। मेरे को तो नाटो का वो गाना ज्यादा याद आ रहा है, याद आ रहा है। रशिया ने इतना पेल दिया ना पकड़ के यूक्रेन को, जिसकी कोई हद नहीं सर। अब पता नहीं कितने साल लगेंगे यूक्रेन को ना वापस उस सेम सिचुएशन में आने के लिए। और अमेरिका ने देखा, अब तक डायरेक्ट नहीं हमला करा, रशिया ने बोल रखा है तुम में से कोई हमला करके देखो, कोई भी हमला करके देखो, सिर्फ यूक्रेन के अलावा, क्योंकि मेरी लड़ाई यूक्रेन से है ना। तुम बीच में डायरेक्टली मत आओ, इनडायरेक्टली जो सपोर्ट करना करो, बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने अगर डायरेक्ट एक भी बंदूक या कुछ चलाई, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या खेल खेलते हैं। भाई कोई नहीं आया दूसरा देश, अमेरिका हो, यूके हो, सब इस बोल रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। हाँ कर लो, भारत सही है, भारत कह रहे हैं ना निंदा करेंगे ना कुछ करेंगे। अच्छा एक चीज किसी को पता है कि भारत ने यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दिया इस वाले मैटर में? अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन है, ये तो एक पॉइंट है ही। दूसरा पॉइंट, यूक्रेन ना पाकिस्तान को ना आर्मी तो नहीं कहूंगा, जो स्पेशली वेपन्स है ना वो सप्लाई करता है, और वो भी उसके टेररिस्ट को, जो रिपोर्ट कहती है। इंडिया ने ना कम से कम 10 बार अपील करी होगी यूक्रेन से कि भाई तुम वेपन्स मत दिया करो, इससे कहीं ना कहीं टेररिज्म को अटैक होता है। तो वो आप सप्लाई करोगे तो वो तो उनके पास आएगा, तो किसी ना किसी को तो पेल देंगे ना पकड़ के, तो भैया वो हमारे को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यूक्रेन नहीं माना, और रशिया पेल रहा है ना उसको पकड़ के यूक्रेन को। इंडिया कह रहा है हाँ आया ना, लगा ना, लगी ना, तो वो वाली बात है। तो इंडिया कह रहा है हम भी कुछ नहीं बोल रहे, इंडिया ने सबसे बेस्ट स्टैंड लिया है, न्यूट्रल। हाँ हम बात करेंगे, रशिया बात करेंगे, यूक्रेन उधर पुतिन के साथ अच्छी दोस्ती बना रहे हैं, और इधर जेलेंस्की के साथ अच्छी दोस्ती बना रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जेलेंस्की, ठीक है ना, उसके साथ अच्छी दोस्ती बना रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बोल रहे, मरने दो अपने आप। ये हमारी लड़ाई में नहीं आए थे ना, हमारी लड़ाई में यूक्रेन कभी नहीं आया ना, कभी सपोर्ट नहीं करा ना, आज हम तुम्हारी लड़ाई में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो जो प्रोफेशनल वर्ड्स है ना, प्लीज वहां पे लिखो। और डेटा भी मैं बता देता हूँ, लगभग कितने प्रोफेशनल्स आए थे, 14,000 प्रोफेशनल्स थे सर ये। प्लीज ये डेटा भी लिख दो वहां पे, कि अगर कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क में हो तो हम लोग कवर कर सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर कहो तो मैं क्लास आज यहीं रोक दूं, मेरा ना ऐसा लग रहा है कि ना गड़बड़ हो रहा है मामला। आज ना ये वाला पॉइंट कवर कर लो। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी बस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। प्लीज हेडिंग डाल दो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं थोड़ा जल्दी।